हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो आज हमारा यूनिट 3 जिसका नाम है डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन डीबीएमएस में चल रहा है। आज उसका लेक्चर 3 है। इससे वाले पहले लेक्चर में आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, या दो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है या नहीं, या आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम क्या होते हैं, ये सब चीजें आपने पढ़ी। सो आज हम कैनोनिकल कवर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको ओरली बताया था कि एंशियम रूल का डेटाबेस डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, या ये आपको क्या मदद करता है। मैंने आपको बताया था ये आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करने में मदद करती है, आपके स्कीमा को, जो रिलेशनल स्कीमा होता है उसको ऑप्टिमाइज करने में मदद करती है। ये मैंने आपको ओरली बताया था, लेकिन अगर ये लिखने के लिए आए तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, जो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम है ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डेटाबेस में यूज होते हैं सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट करने में। यानी कि कुछ रेट, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन एंड ट्रांजिटिविटी, ये 3 प्राइमरी रूल्स हैं। इनकी मदद से ही आपने सेकेंडरी रूल्स बनाए कुछ, और यही रूल्स को इन्फर करके आप एक टेबल के अंदर जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज मतलब एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से आप कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनमें ये मदद करती है रिलेशनल डेटाबेस में। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉर्मलाइजेशन में और स्कीमा डिजाइन। नॉर्मलाइजेशन मतलब रिडंडेंसी को रिमूव करना, या जो इंसर्शन डिलीशन एनॉमलीज आती है कि आप फॉरेन की में सिर्फ वही डेटा रख सकते हैं जो किसी और टेबल की प्राइमरी की से बिलोंग कर रहा हो, या ऐसे ही किसी भी डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। अगर मेन टेबल से आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो डेटा उस टेबल से भी डिलीट होगा जो उस की को रेफर कर रहा है। तो इन सब टेबल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब आप कहेंगे मैम कैसे करता है, वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा इस यूनिट का उसमें हम सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है 3 पॉइंट जो मैंने ओरली बताए। वैलिडेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम है वो मदद करता है चेक करने में कि जो भी हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाली है क्या वो लॉजिकली करेक्ट है, या वो वैलिड भी है या नहीं। ये इंश्योर करता है कि डेटाबेस का स्कीमा जो है सारी नेसेसरी रिलेशनशिप को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हो, आपको शो कर रहा हो। यानी कि एट द एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है या नहीं। मैं बोल रही हूं A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C, A टेंड्स टू C होगा या नहीं, यानी कि A फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है C को। ये कंफर्म है हर टेबल के अंदर अगर ये दोनों ट्रू हैं। ये कौन बताता है? आपका रेट रूल, एक्सियम रूल। ठीक है, अगला है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि टेबल को छोटी छोटी टेबल्स में बांटने में मदद करता है, आपको कैंडिडेट की निकालने में मदद करता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस, रिडंडेंसी मतलब एक्स्ट्रा टपल, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो नीडेड नहीं है या जिनके होने से सिर्फ आपकी प्रोसेसिंग पावर में फर्क पड़ता है, आपको टाइम लगता है नेसेसरी क्वेरी को पाने के लिए। ऐसे समझो, मैं बोलती हूँ एक एग्जाम्पल कि मैंने प्राइमरी की एक तो रोल नंबर को माना और एक प्राइमरी की रोल नंबर नेम को माना। तो इन दोनों में से नेम वाली प्राइमरी की में जिसमें नेम एट्रीब्यूट है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर इज सफिशिएंट टू फाइंड आउट एवरी टपल यूनिकली, क्योंकि रोल नंबर किसी का डुप्लीकेट नहीं होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, यानी कि जिनको हटाने के बाद भी आप वो सारा काम कर सकते हैं जो उनके साथ कर रहे थे, तो उनका होना ना होना कोई जरूरी नहीं है। तो ये एक्सियम रूल वहां पर भी मदद करते हैं आपको। नॉर्मल फॉर्म, हाई नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, अभी हम नॉर्मलाइजेशन सीखेंगे। इसके बाद आप इस लेक्चर के बाद आप कैंडिडेट की क्या होती है वो सीखेंगे। देन हम नॉर्मलाइजेशन पे आएंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म को ले जाने में भी एक्सियम रूल मदद करते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी आप सीखोगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड। ये नॉर्मल फॉर्म होते क्या है, देखो अभी ये नहीं बता रहे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, हम अपनी टेबल्स में डेटा भरते हैं, मैं कह रही हूँ टपल्स की फॉर्म में डेटा भरते हैं, पर उन डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करना डेटाबेस में कि जो वो यूजर, जैसे मैं अकाउंटेंट हूँ भाई, मुझे नहीं पता कि कैसे डेटा स्टोर है, मेरे लिए बिल्कुल डेटाबेस
ऐसे है 0। तो मैं वो डेटा को इस तरह, जो डेटाबेस डिजाइनर है या डेवलपर है वो डेटा को इस तरह से स्टोर करे कि मैं क्वेरी कैसे भी डालूं मुझे डेटा रेलेवेंट मिले, इररेलेवेंट ना मिले, या बहुत ज्यादा ऐसा कंफ्यूजिंग डेटा ना मिले। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करना या टेबल्स को इस तरह से ब्रेक करना कि जो डेटा है वो रेलेवेंट मिले, वो ऐसा मिले कि उसमें डुप्लीकेसी ना हो, रिडंडेंसी ना हो, या वो एट्रीब्यूट ना हो जिसके होने ना होने से फर्क ना पड़े। यानी कि ऐसी कोई की में ऐसा एट्रीब्यूट ना हो, यानी कि वो मिनिमम की हो या कोई टपल रिपीट ना हो रहा हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखता है नॉर्मलाइजेशन। ये हम आगे सीखेंगे। स्कीमा की ऑप्टिमाइजेशन में भी मदद करता है। यानी कि स्कीमा की ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि मैं ये लिखती हूँ A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C, C टेंड्स टू D, ऐसे लिखा हुआ है। ये क्या है? ABC एक टेबल के क्या है? एट्रीब्यूट A, B, C, D। ठीक है। अगर मैंने ये लिखा कि A से आप B को निकाल सकते हैं, B से C को, A से D को, तो रेदर देन इतना बड़ा लिखने की जगह आप सिर्फ लिखोगे A से D को या B से D को। तो आप ये इन्फर करते हो आप अपने स्कीमा की जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है? आप ये बताते हो, मतलब जो डेवलपर होता है उससे थोड़े मतलब नीचे वाली पोस्ट, मतलब जो थोड़ा सा लेस टेक्निकल होता है, उसे बताता है कि आप जो टेबल है उसमें एक एट्रीब्यूट है A। अगर आप A का यूज करते हैं तो B के डेटा को आप गैदर कर सकते हैं। अगर आप B का यूज करते हैं तो C के डेटा को गैदर कर सकते हैं। C का यूज करता है D के डेटा को गैदर कर सकते हैं। तो एंशियंट रूल आपकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट होता है, दीज आर सेट, इनको क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है, आपके लिए आसान करता है। अगर आपके इतना सारा डेटा लिखा हो तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो उसको रिजॉल्व आउट, सॉल्व आउट करने में एंशियम रूल ही मदद करते हैं। तो ये आपके कुछ फायदे या नुकसान है। अब अगला आता है मिनिमम कवर या इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज या कैनोनिकल कवर। ये क्या होता है? अच्छा, पहले इसे पढ़ने से पहले ना एक नॉन टेक्निकल टर्म में समझते हैं होता क्या है। जो मिनिमम कवर है या कैनोनिकल कवर है, ये होता क्या है? देखो मेरे पास ना बहुत सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं। ये एक टेबल है, ये इतना सारा डेटा है, ये टेबल है। यानी कि इस टेबल में A से B को निकाल सकते हैं, B से A D को निकाल सकते हैं, C से D को निकाल सकते हैं, E से F को, E से G को। अब ये बहुत सारी, अब ये तो छोटी सी टेबल है ना। अब बहुत सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज लिखी होंगी, पर इनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे जिनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कैसे होगा ये हम सीखेंगे। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जिनके होने ना होने से, या कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज होंगी या ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी जिनको हटाने के बाद भी वही काम हो रहा है जो पहले हो रहा था। यानी कि वो क्या है? बेकार की डिपेंडेंसीज हैं। उन डिपेंडेंसीज को हटाने के बाद जो हमें, सपोज मुझे हटाने के बाद ये मिलता है, कैसे हटा वो हम सीखेंगे, है ना। पर मुझे इन डिपेंडेंसीज में से फालतू का डेटा, ऐसे सपोज आपके कोई काम कर रहे हो, आपके पास पेंसिल भी है, पेन भी है, आप वही काम पेंसिल से भी कर सकते हो, वही काम पेन से भी कर सकते हो। रेदर देन दोनों रखने की जगह आपने एक पेन रख लिया, बात खत्म हो गई, है ना। इरेजर की जरूरत नहीं पड़ी, किसी चीज की जरूरत नहीं, हमने पेन रख लिया, बात खत्म। तो यहाँ पे भी वही मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज का मतलब है कि आप A से B को रिट्राइव कर सकते हो, B से A D को रिट्राइव कर सकते हो, C से आप D के डेटा को पा सकते हो, E से F के डेटा को पा सकते हो, E से G के डेटा को पा सकते हो। कैसे? यूनिकली। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ही यही होता है कि अगर E टेंड्स टू G लिख रही हूं तो अगर A पे यहाँ पे 1 होगा तो थ्रू आउट टेबल में A पे 1 ही होगा, कुछ और नहीं होगा। मेरी 12th में परसेंटेज अगर 80 है तो 80 रहेगी, पर ये गारंटी नहीं है कि 80 किसी और की नहीं होगी, पर मेरी 80 ही लिखी जाएगी, बीटेक एमटेक हर जगह। ठीक है। अगर मेरी एमटेक में 78 79 है
तो वो थ्रू आउट यही रहेगी, ऐसा नहीं है कि अलग हो जाएगी, है ना। चाहे मैं कहीं भी लिखूं इतनी ही परसेंटेज लिखूंगी, मैं कभी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि भाई ये मेरा ऑफिशियल है, मेरे उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैनोनिकल कवर होता क्या है, मिनिमम कवर क्या हो, इतनी सारी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज में से सिर्फ रेलेवेंट डिपेंडेंसीज को लिखना, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को हटा देना, जिनके होने ना होने से फर्क ना पड़े, उनको हम मिनिमम कवर कहते हैं, कैनोनिकल कवर कहते हैं। कि इस डिपेंडेंसीज जो निकल के आए ये एक्स्ट्रा नहीं है, और जो काम ये कर पा रही थी, करने का काम क्या है, जैसे अगर मैं ए का क्लोजर निकालू, क्लोजर का मतलब क्या होता है, वो सारी एट्रीब्यूट जिन तक आप पहुंच सकते हो ए से, यानी कि ए से आप बी को निकाल सकते हो। लेट मैं मानती हूँ ए से मैं इसमें बी को भी निकाल सकती हूँ, सी को, डी को, ई को। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इतने सबको निकाल सकती हूँ, तो ए से यहाँ पर इतने सबको भी निकाल सकती हूँ। जो काम ये कर पा रहा है वही काम ये कर पा रहा है, चेंज कुछ नहीं है, बस क्या है जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है वो हट जाते हैं। और ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकल के आती हैं इन्हें ही बोलते हैं कैनोनिकल कवर या मिनिमम कवर, या बोल सकते हैं इररिड्यूसिबल कवर, क्योंकि फर्दर इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। अब इनका फायदा क्या होता है भाई, देखो आप डेटाबेस बनता है, न्यू अपडेट होते हैं, उनमें चेंजेस होते हैं, उनमें आप न्यू एलिमेंट डालते हो, तो नई कई बार कई नया एट्रीब्यूट्स भी डाल रहे होते हो, एट्रीब्यूट्स मतलब टेबल के कॉलम भी डाल रहे होते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या बताते हैं कि भाई ए से बी को निकालते, बी से डी, तो ये चेंज होते रहते हैं। अब कोई गलती हो गई तो दोबारा से आप चेंज करने से अच्छा आपने कैनोनिकल कवर बना के रख रखा होता है, जिसमें मिनिमम डिपेंडेंसीज होती है। जब कोई गलती होती है तो आप इसको चेक करते हो, इससे फाइंड आउट करते हो कि अच्छा इस एट्रीब्यूट को इंसर्ट करने से पहले मेरे पास ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी कि भाई ए से मैं बी को निकाल सकती हूँ, सी से डी को, ई से जी को, तो आप चेक करने में मदद होती है। यही होता है कैनोनिकल कवर। देखो जब यूजर जो है अपडेट करता है डेटाबेस को, तो सिस्टम जो है चेक करता है कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी वॉयलेट तो नहीं हुई। यानी कि मैं ये बोल रही थी कि ए से मैं बी को रिट्राइव कर सकती हूँ, यानी कि अगर ए के किसी भी टपल पे ए है तो हर जगह 1 मिलेगा, लेकिन कुछ डेटा डालने के बाद ऐसा नहीं रह पाता है, तो वो चेक करता है क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी अब भी वैलिड है, हो सकता रहे और हो सकता है ना हो। So if there is a violation of dependency in new database state, system must roll back. सिस्टम को पीछे जाना पड़ता है, working which huge set of dependency cause unnecessary added computational time. देखो मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे 1000 डिपेंडेंसीज होंगी ना, तो यहाँ पे 1000 में से 200-300 ही रह जाएंगे, कुछ इररेलेवेंट होते हैं। यानी इररेलेवेंट का मतलब इससे भी वही काम कर सकती हूँ और इससे भी वही काम कर सकती हूँ। देखो ऐसे देखो, ए से बी निकाल रहे हैं, बी से ए डी निकाल रहे हैं, या अगर मैंने ये लिखा हो इन दोनों में से एक ही सही होगी, तो कई बार इररेलेवेंट डिपेंडेंसीज को हम कैनोनिकल कवर से हटा देते हैं, है ना। तो अगर आप सारी डिपेंडेंसीज पे वर्क करें तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। दिस इज वेयर द कैनोनिकल कवर कम इनटू प्ले। A canonical cover of a set of functional dependencies F is a simplified set of functional dependency with same closure at that of original set F. इसका मतलब क्या है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी। अब इसमें देखो ए क्लोजर प्लस बी क्लोजर प्लस सी क्लोजर प्लस ई क्लोजर, है ना, यहाँ पे भी बी लिख दो। जिन ए बी सी यानी क्लोजर का मतलब है ए से आप कौन कौन एट्रीब्यूट निकाल सकते हो, बी से आप कौन कौन से एट्रीब्यूट निकाल सकते हो, सी से आप कौन कौन से एट्रीब्यूट निकाल सकते हो, ई से आप कौन, जो एट्रीब्यूट्स तक ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसीज पहुंच सकती होंगी उन तक ही ये पहुंच सकती होंगी, बस इनमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होंगे। कैनोनिकल कवर या मिनिमल कवर या इररिड्यूसिबल कवर वो होता है जिसमें वो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं जो सेम काम करती हैं, सेम क्लोजर निकाल के देती है जो ये निकाल के दे रहा है, बस इसमें रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स नहीं रहते हैं। ये होता है कैनोनिकल कवर। देखो कैनोनिकल कवर एक तरह का मिनिमम इक्विवेलेंट सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं जिसमें कि कोई भी रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होता है। यानी कि
जो काम 1000 सेट की फंक्शनल डिपेंडेंसीज कर रही है वही 200 की कर रही है, यानी कि वही क्लोजर। अगर सपोज मेरी टेबल में, इसको ऐसे समझो, अगर मेरे पास टेबल है ABCD, ये दे रखा है, मैं ही मान के चलती हूँ। अगर ABCD कुछ निकाल रहे होंगे क्लोजर, तो ये भी वही काम करेगा सेम। अब कहेंगे मैम यहाँ तो CD गायब, ये तो एक एग्जाम्पल है, जो काम ये करके देगा वही ये काम करके देगा सेम, बिल्कुल। यानी कि अगर इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी से A का क्लोजर AB आ रहा है, B का क्लोजर B आ रहा है, C का क्लोजर CD आ रहा है और D का क्लोजर D आ रहा है, यानी कि A से आप AB पे पहुंच सकते हो, B से आप B पे पहुंच सकते हो, C से आप CD पे D। तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ निकल के आएंगी बिल्कुल रेलेवेंट वाली, विदाउट एनी रिडंडेंसी, ये भी यही काम करके देंगी, बस इनमें जो डिपेंडेंसीज होंगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है कैनोनिकल कवर को निकालने का, रेदर देन थ्योरी। मैं पहले आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि भाई कैनोनिकल कवर क्या होता है, उसका एक प्रोसीजर लिखो विद एन एग्जांपल। पहले अगर मैं थ्योरी समझाऊंगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगी। रेदर देन गोइंग डायरेक्टली टू द थ्योरी, फर्स्टली वी मूव विद अ क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगी। देखो, आपको ना फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं, ये इसका बोला है फाइंड आउट द कैनोनिकल कवर या मिनिमल, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा हो सकता है मेरे पास अल्फा टेंड्स टू बीटा, हो सकता है यहां कोई एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा हो सकता है इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज में यहां पे कोई रिडंडेंट एट्रीब्यूट और हो सकता है पूरी की पूरी ही जो आपका डिपेंडेंसी है वो ही रिडंडेंट यानी कि हो सकता है, जैसे एग्जांपल देती हूँ, YWXZ, हो सकता है जो काम तीनों के साथ हो रहा, हो सकता है इसको हटा के हो जाए, है ना, हो सकता है इसके बिना हो जाए और हो सकता है इसके बिना हो जाए। तो तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है, यानी कि पूरे का पूरा मेरी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो ही गड़बड़ हो। गड़बड़ मतलब उसके बिना भी सारे काम हो रहे हो सकता है लेफ्ट साइड पे कोई दिक्कत हो सकता है, यानी कि राइट साइड पे कोई दिक्कत हो सकता है लेफ्ट साइड पे कोई, दोनों में से कोई भी दिक्कत है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब, अब देखो एक चीज समझना, अगर मैं बोलती हूं, इसका मतलब क्या है, ए से मैं बी को भी ड्राइव कर सकती हूँ, सी को भी, तो इसे मैं डिकम्पोज कर सकती हूँ, है ना, सिखाया था। लेकिन अगर मैं बोल रही हूं ए बी से किसको ड्राइव करती हूँ, सी को, तो आप ये नहीं तोड़ सकते। क्यों? इसका मतलब है ए डिकम्पो मतलब बाद में आप करोगे, लेकिन इसका मतलब क्या है, ए बी मिल के किसको निकाल रहे हैं, सी को, ठीक है। तो हम बाद में चेक करते हैं कि भाई ए से और बी से अकेले से हो रहा है, लेकिन जब हम डिकम्पोजिशन की बात कर रहे होते हैं तो हम राइट हैंड साइड के, दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, है ना, इसे मैं RHS, इसे मैं LHS मान रही हूं। तो राइट हैंड साइड की बात कर रहे होते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो भी डबल डबल एट्रीब्यूट्स है उन्हें हम हटा देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। तो पहले x टेंड्स टू W, Z टेंड्स टू X, Z टेंड्स टू Y, टेंड्स टू W, Y टेंड्स टू X और Y टेंड्स टू Z। यानी कि अब इसके बाद राइट हैंड साइड, ये जो आपका राइट हैंड साइड है, नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट, क्योंकि क्या है, एक एक सिंगल सिंगल ही छोड़ दिया, अब मैंने कोई डबल रखा ही नहीं। अब सब ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6,
ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेंगे और हम चेक करेंगे क्या वो नेसेसरी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स, पहली वाली को चेक करते हैं, एक्स का क्लोजर। देखो एक्स से आप कहाँ जा सकते हैं, एक्स से खुद पे जा सकते हैं, एक्स से डब्लू पे जा सकते हैं। अब कहीं और जा सकते हैं एक्स डब्लू की मदद से, कहीं नहीं जा सकते। अगर मैं इग्नोर कर दूं एक्स टेंड्स टू डब्लू को, यानी कि ये है ही नहीं, तो अगर ये है नहीं तो एक्स क्लोजर से क्या निकाल सकती हूँ, एक्स। यानी कि अगर ये डिपेंडेंसी नहीं है, देखो हमारा मोटिव क्या है, क्या ये डिपेंडेंसी होना जरूरी है, आइदर दिस डिपेंडेंसी इज नीडेड और नॉट, क्या इसको हटाने के बाद भी मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट वो ही वर्क कर रहा है जो पहले कर रहा था। अब देखो पहले, सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए हमने चेक करी कि x टेंड्स टू w, एक बार x टेंड्स टू w है तो हम ये निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे इग्नोर कर दिया, तो उसके बाद क्या यही निकल पा रहा है, नहीं, यानी कि दिस इज नेसेसरी, इसको हम हटा नहीं सकते। अब दूसरे के लिए wz, एक बार wz है, ये वाली इक्वेशन 2 वाला, तो हम क्या निकाल सकते हैं, w से w पे जा सकते हैं, z पे जा सकते हैं, wz मिलते ही x भी निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं। y से मुझे क्या मिल गया, w मिल गया, यानी कि 4 एट्रीब्यूट है, चारों के चारों मिल गए, काम खत्म। लेकिन अगर मैं इग्नोर करूं किसको, wz टेंड्स टू x को, अगर मैं इसे इग्नोर करती हूं तो क्या मैं सारी चीज निकाल सकती हूं। अब देखो ये है नहीं, इसको मान के चलो ये है नहीं, तो भाई wz प्लस निकालूंगी तो w है, z है, ये है नहीं, wz से y, अब ये नहीं है तो wz से y मिल जाएगा, y से w मिल जाएगा और y से ही x मिल जाएगा। इसके बिना भी मेरा काम हो रहा है, देखो ये नहीं है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अगर ये नहीं है तो मैंने क्या करा, wz से y लिया, y से w मिल रहा था, y से x मिल रहा था। यानी कि इसके बिना भी मेरे सारे काम हो रहे हैं, यानी कि जो इसकी मदद से मैं निकाल पा रही थी वो इसके बिना भी निकाल पा रही हूं, तो इसका होना जरूरी नहीं है, यानी कि दिस विल बी रिमूव्ड। रिमूव करते ही मुझे क्या मिल गई, अब न्यू डिपेंडेंसीज मिल गई, x टेंड्स टू w, w z टेंड्स टू y। मतलब देखो, और एक चीज समझो, एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि यही मिनिमम कवर आएगा, जैसी जैसी अभी मैं, चलो ये चीज आगे सिखाऊंगी। अब मेरी ये नहीं रही, इसमें से ये क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज बची हैं, पहली वाली चेक कर चुकी थी, दूसरी अब दोबारा से निकालो, w z प्लस w निकाल सकती हूँ, z निकाल सकती हूँ, z से y निकाल सकती हूँ, y से मुझे w मिल गया, w से x, तो ये निकले। अगर मैं इग्नोर करूं किसको, wz टेंड्स टू y, क्या मैं अब भी वो सारा काम कर सकती हूँ, wz से प्लस wz, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं नहीं पहुंच सकती, यानी कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके बिना मेरा काम नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसे मैं इग्नोर नहीं कर सकती। अब अगला y प्लस, मतलब y का क्लोजर निकाल लो, है ना, y का क्लोजर क्या निकलेगा, y w x z, भाई y से w, y से x, y से, ठीक है। अब सबसे पहले थर्ड, ये तो एक जर्नल क्लोजर निकल गया ना, क्योंकि y तीनों थे, y तो है, y का क्लोजर y x y z, ठीक है, तो सारे निकल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इग्नोर करूं किसको, y टेंड्स टू w को, अगर मैं इसे इग्नोर करती हूं क्या मैं निकाल सकती हूं सब कुछ,
y प्लस, मेरे पास ये नहीं है तो मैं y से y पे जा सकती हूँ, y से x पे जा सकती हूँ, y से z पे जा सकती हूँ। अब x से मैं w को भी पा सकती हूँ, मतलब अगर ये नहीं है, देखो ये नहीं है, y से x पे चली गई, y से z पे चली गई और x से मुझे w मिल जाएगा, यानी कि इसका होना जरूरी नहीं है, तो दिस विल बी इग्नोर। आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर करते ही मुझे क्या मिल गया, x टेंड्स टू w, w z टेंड्स टू y, है ना, y टेंड्स टू x और y टेंड्स टू z, यानी कि इसके बिना भी इसे हटा दूं तो y से x, y से z और x से w मुझे मिल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब y का क्लोजर तो निकाला था, अब इग्नोर करके देख लेते हैं y टेंड्स टू x को, है ना, क्या ये भी वर्क करेगा, y से x। अब y का क्लोजर, मतलब इसके साथ तो मैंने निकाल रखा है जब ये सारे प्रेजेंट। चलो अगर आपको लगता है कि हमें अलग अलग करना चाहिए तो पहले इसके साथ लिख लेते हैं, y से, पहले इसे इग्नोर नहीं करते हैं, पहले हम नॉर्मल लिख लेते हैं, ठीक है, y, y से x, y से z, x से w, ये निकल जाएगा। अब मैं अगर इग्नोर कर दूं y टेंड्स टू x को तो मैं क्या सारा निकाल सकती हूँ, मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास सिर्फ y है, y से z, मैं x तक, y से x नहीं मिलेगा तो मैं w तक पहुंच नहीं सकती, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। अब लास्ट वाले देखो, अगर ये है तो क्या y का क्लोजर निकालो, y से z, y से x, x से w, ये क्या है, y से x, y से w, x से कहा जा सकते हैं w तक। लेकिन अगर मैं इग्नोर कर दूं y टेंड्स टू z को तो मैं क्या सब निकाल सकती हूँ, y से x, x से w, पर z नहीं निकाल पाऊंगी, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमने लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड पे जितने भी एक्स्ट्रा रिडंडेंट टपल्स थे उन्हें क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, x टेंड्स टू w, w z टेंड्स टू y, y टेंड्स टू x एंड y टेंड्स टू z, ठीक है। ये वो सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज मिल गए जिनके राइट साइड पे कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिसके ना होने के बावजूद भी आप काम कर पाओ। ये वो सारे एट्रीब्यूट है। देखो यहाँ पे आप समझे जो मैं आपको बता रही थी, देखो जब मैंने WZ टेंड्स टू X यानी कि इसको इग्नोर करने के बाद भी WZ सब कुछ निकाल पा रहा था। और एक पॉइंट और, मिनिमम कवर बहुत सारे बन के आ सकते हैं। कभी ये मत सोचना कि मैम आपने तो ये मिनिमम कवर निकाला था और हमारा तो ये नहीं आया। ये डिपेंड करता है कि पहली कौन सी इक्वेशन है। अगर मैं W10 टेंड्स टू Y ऊपर लिख देती तो ये हट जाता, ये रहता, क्योंकि दोनों में से कोई एक रहेगा। तो उसके बेसिस पे आपका मिनिमम कवर डिफर होता है कि आपने इसे तोड़ा कैसे। जैसे WZ टेंड्स टू मैंने पहले Y लिख दिया होता तो पहले ऊपर Y आता तो Y हट जाता, क्योंकि Y के बिना भी काम होता। W10 टेंड्स टू X, X टू W आप निकाल सकते थे। मतलब ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मिनिमम कवर एक से ज्यादा भी अवेलेबल हैं। तो आपने डिकम्पोजिशन करके राइट हैंड साइड पे जो भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है वो हट गए। अब देखो ये है W, अब WZ टेंड्स टू W है ना, और तो कोई डबल नहीं है। तो हम अब ये देखेंगे क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है। मतलब आप समझो, मैंने इसका मतलब समझाया था पहले कि AB टेंड्स टू C। जब हम डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो हम राइट हैंड साइड के तोड़ते, इसका मतलब है कि AB मिलके C को ड्राइव कर रहा है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड वाले रिमूव करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि WZ मिलके Y को ड्राइव कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं क्या दोनों ही एट्रीब्यूट जरूरी हैं या किसी एक से भी काम चल सकता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा WZ से क्या निकाल सकते हैं, WZ Y, Y से X, ये निकल जाएगा। अगर मैं सिर्फ W लिखूं या W से सारा निकाल सकती हूं, अगर मैं W प्लस क्लोजर से ये सारा निकाल सकूं, इसका मतलब क्या है कि मुझे Z के बिना भी मेरे सारे काम हो रहे हैं। तो अगर सिर्फ W है
तो W से तो सिर्फ मैं W पे पहुंच सकती हूँ। और अगर Z प्लस की बात करें, Z का क्लोजर तो सिर्फ Z पे, यानी कि दोनों एट्रीब्यूट का होना जरूरी है टू गेट दैट क्लोजर। क्लोजर का मतलब है कि WZ से किन किन एट्रीब्यूट तक आप पहुंच सकते हो। आपके पास रास्ते हैं, आपके पास आपसे बोला 2 रास्ते हैं, कुछ रास्ते सारी जगह पे ले जाएंगे, यानी कि ऐसा हो सकता था कि मैं W क्लोजर से ही ये निकाल लेती, तो फिर मेरी इक्वेशन क्या बन जाती, W टेंड्स टू Y, ये हट जाता। यानी ये क्या बता रहा है कि दोनों एट्रीब्यूट्स ही जरूरी हैं। अब आपने चेक कर लिया, राइट हैंड साइड पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी दिक्कत नहीं है, और ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं है। हम साथ साथ चेक करते हुए आए हैं, क्योंकि हमने एक एक को चेक किया है क्योंकि हमने डिकम्पोजिशन करने से क्या करा, राइट हैंड साइड पे जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स थे वो रिमूव कर दिए। फिर हमने एक एक इक्वेशन को चेक करा जो ये बता रहा है कि कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स्ट्रा नहीं है, जो एक्स्ट्रा थी वो रिमूव कर दी। यानी कि पहला स्टेप था राइट हैंड साइड से रिडंडेंसी हटाना, रिडंडेंसी मतलब हर एक एट्रीब्यूट को सिंगल सिंगल करना। दूसरा, हमने चेक कर लिया कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स्ट्रा है जिसके बिना भी काम चल रहा है, जैसे WZ टेंड्स टू X, ये एक्स्ट्रा फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी, इसके बिना भी काम चल रहा था, तो इसके बिना भी हमने काम निकाला, है ना। अब लास्ट में हमने चेक करा क्या लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल डिपेंडेंसी है, नहीं है, तो X टेंड्स टू W, Z टेंड्स टू Y, Y टेंड्स टू X, Z, इनको कंबाइन कर दिया। दिस इज माय मिनिमम कवर। ये वो सारे काम कर सकता है जो ये कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे क्लोजर निकालूं WZ का, तो WZ कहाँ पहुंच सकता है, XY, WZ Y से XY। देखो अगर मैं आपको करके दिखाऊं यहाँ पे, अब आप बोलोगे दिस इज माय मिनिमम कवर, यानी कि इसमें वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जैसे X था, यहाँ पे W था, वो हट गया जिसकी नीड नहीं थी। अच्छा, अगर मैं कहूं इसका क्लोजर क्या निकलेगा, देखो X प्लस इसका क्लोजर क्या निकलेगा, X W, X से W, और आगे हम कुछ नहीं पहुंच रहे थे, यहाँ पे क्या निकलेगा, X से W। WZ का क्लोजर निकालूं तो क्या निकलेगा, इनका ही तो क्लोजर निकलता है, तो क्या आपको जो यहाँ पे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ उनका ही क्लोजर निकालना है, हर एलिमेंट का नहीं निकालना। WZ क्या है, WZ XY, यहाँ पे WZ का क्लोजर निकालो, WZ Y, Y से X पे पहुंच सकते हैं, हो गया। अब Y का क्लोजर WXYZ, Y का क्लोजर XZWY, देखो Y से XZ पे पहुंच गए, X मिलते ही W मिल जाएगा, यानी कि जो काम ये कर रहा था वही काम ये करके दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो कि नीडेड नहीं थे किसी और एट्रीब्यूट को निकालने के लिए, वो सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो आपका जो मेन कंसर्न होना चाहिए, सबसे पहले आपको डिकम्पोज करना है, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब होता है जो आपके ये दिस इज योर राइट साइड, राइट साइड पे जो एट्रीब्यूट है उन्हें सिंगल 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 कर दिया, है ना। सिंगल करने से कोई भी जो है राइट साइड पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट बचा ही नहीं। फिर हर एक सिंगल सिंगल आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करना है, एक्स्ट्रा है या नहीं। एक्स्ट्रा चेक करने का मतलब है क्या उसके बिना भी वो काम हो पा रहा है, अगर हो पा रहा है यानी कि वो एक्स्ट्रा है, उसको रिमूव कर दो। हर बार जब भी कोई एक्स्ट्रा मिले दोबारा से लिख देना, ताकि हर बार न्यू डिपेंडेंसी आती रहे। तो ये आपका एक मिनिमम कवर निकल के आ गया। X टेंड्स टू W, W टेंड्स टू Y, और Y टेंड्स टू। अब ये समझ आए, अब इसका प्रोसीजर समझते हैं। अब समझ आएगा कि प्रोसीजर क्या है। इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, canonical cover is a set of functional dependencies that is equivalent to the given set of functional dependent। जो canonical cover होता है वो बिल्कुल equivalent होता है जो कि functional dependency given होती है, but minimum in term of number of dependencies, यानी कि जो
जो काम एक आपने दे रखी है फंक्शनल डिपेंडेंसी, वही वो काम करेगी जो वो कर रहा है, बस डिफरेंस क्या होगा, उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स या रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स हट जाएंगे। तो क्या प्रोसीजर है कैनोनिकल कवर को फाइंड करने का, ठीक है। रिडक्शन, first step is to reduce the original set of functional dependencies to the equivalent set of has same closure as closure original set but with fewer dependency। यानी कि पहला काम क्या है कि ये जो पहला स्टेप है ना आपने कि एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देना, उसमें से उन एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देना जो नीडेड नहीं है। ये कैसे होता है, रिडंडेंट डिपेंडेंसीज को रिमूव करके, है ना, पहले डिकम्पोजिशन करके हर एक एट्रीब्यूट को चेक करके फिर कंबाइन करके लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड से एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट रिमूव करके लेफ्ट हैंड साइड से एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट करके सारी चीजें करके, है ना। देन इसके बाद एलिमिनेशन, सेकेंड स्टेप इज टू एलिमिनेट एनी एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड द डिपेंडेंसी। यानी कि देखो सबसे पहले आपने क्या करा, यहां से एक्स्ट्रा रिमूव करा, डिपेंडेंसीज को देखा, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स थे उन्हें रिमूव करा, है ना। An attribute is considered to be extraneous if it can be removed from the left hand side without changing the closure of the dependency। फिर minimization किया, final step is to minimize the number of dependencies by removing dependencies that are implied by other dependencies। ये वही चीज लिखी हुई है जो मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है। आपको सिर्फ ये एक तरह से सिंपली, अगर आप ये भी ना लिखो, रिडक्शन करना, ठीक है, मिनिमाइजेशन करना एंड एलिमिनेशन करना, बस ये स्टेप्स है। फालतू की चीजों को रिमूव कर, अगर आप ये भी ना लिखना चाहो ना तो जो आपने ये लिखा है उसको ही लिख देना, है ना। क्योंकि कई बार इसे समझने में कि भाई सेकंड स्टेप इज टू एलिमिनेट एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिपेंडेंसी, है ना, और यही चीज यहाँ लिखी है। फर्स्ट स्टेप टू रिड्यूस द ओरिजिनल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी टू द इक्विवेलेंट सेट। दिस इज डन बाय रिमूविंग द रिडंडेंट डिपेंडेंसीज एंड कंबाइनिंग डिपेंडेंसीज दैट कॉमन एट्रीब्यूट। मतलब वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको लगता है कि थ्योरेटिकल वे में नहीं लिखना तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी लिख सकते हैं, बट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, तो मेरा कंसर्न था कि एक बार आपको थ्योरी भी प्रोवाइड हो जाए एंड आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे इज मच बेटर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका मैंने कराया, एक और क्वेश्चन कराती हूं सो दैट यू हैव सम आइडिया। तो आपको अगला क्या दे रखा है, ये आपकी टेबल है आर, एक टेबल है जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स है ए बी सी डी। आपको क्या करना है, फाइंड करना है कैनोनिकल कवर या मिनिमम कवर, है ना। तो सबसे पहला क्या करना होता है, स्टेप डिकम्पोजिशन। और हाँ एक चीज मैं बता रही हूं, एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बहुत सारे मिनिमम कवर पॉसिबल हैं, ऐसा नहीं है सिंगल। आप एक के बहुत सारे, मतलब जिस तरह से आप जो है इक्वेशन को डिवाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है कोई पहले यहाँ का रिमूव करा दे, कोई कहाँ का रिमूव करा दे पहले, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले आप लेफ्ट हैंड साइड के रिमूव करोगे राइट, आप कोई भी रिमूव कर सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग मिनिमम कवर जो है डिफरेंट आएंगे, लेकिन वर्किंग सेम होगी, यानी कि जो काम ये कर सकता होगा वो काम ये कर सकता होगा। तो आपको मैम चेक कैसे करेंगे, भैया इसके क्लोजर निकाल के देख लेना और इसके क्लोजर, अगर दोनों सेम है तो आपके बराबर वाले में बच्चे के बैठे हुए कोई भी मिनिमम कवर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेकिंग होती है, जो काम ये कर सकता है वही काम ये कर सकता हो, बस, है ना। चलो तो हम पहले डिकम्पोजिशन करते हैं। सबसे पहले A टेंड्स टू B, C टेंड्स टू B, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है राइट हैंड साइड पे जितना भी एक्स्ट्रा का, मतलब जितना भी था वो सारा हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हर एक को सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या है, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करेंगे वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट, क्या इसको रिमूव करके भी हमारा काम चल सकता है। अगर चल सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो उसे रखना है हमें, है ना। अब सबसे पहले एक क्लोजर निकालो, मतलब इसके होते हुए भाई ए से बी पे जा सकते हैं,
कहीं और जा सकते हैं? नहीं। अब मैं अगर इग्नोर कर दूं, यानी कि ये है नहीं, अब इसे मान के चलो ये है नहीं, ए क्लोजर क्या निकलेगा भाई, ए से मैं सिर्फ ए पे ही जा पाऊंगी, कहीं और नहीं जा पाऊंगी, तो ये होना मैंडेटरी है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। अब अगला क्या है, सी टेंड्स टू बी, है ना, तो पहले सी क्लोजर निकालते हैं। आप सी से सी पे जा सकते हैं, सी से बी पे जा सकते हैं, और तो कहीं नहीं जा सकते, है ना। बट अगर मैं इग्नोर करूं सी टेंड्स टू बी को, है ना, अभी तो मैंने इस वाले लेक्चर मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं जिनमें इधर की साइड ज्यादा है, ये कम है। एक क्वेश्चन एकेटीयू में आया हुआ है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, जिधर इधर के ही सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकते हैं ना, तो मैं एक टाइप आज कवर करा रही हूँ, एक टाइप में कल कवर कराऊंगी, ठीक है। सी टेंड्स टू बी, अगर मैं इसे इग्नोर कर देती हूं और मैं सी क्लोजर निकालती हूं तो मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। मैं अगर ये है ही नहीं तो मैं सी से कहीं पहुंच ही नहीं सकती। सी क्लोजर का मतलब आप खुद से खुद को तो निकाल ही सकते हो, तो यानी कि दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। अब आप कहेंगे मैम शॉर्ट ट्रिक ये हो सकता है ना कि जो सिंगल वाले हैं उनका वो होंगे नहीं, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। कभी आप ये सोचें कि भाई मैम जो सिंगल वाले हैं जो ये है ये तो आएंगे नहीं, हर को चेक करना, ये तो मतलब बाय लकली हो रहा है कि ये दोनों सिंगल थे और इनमें से कोई रिमूव नहीं हुआ। कई बार ऐसा हो सकता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी हट जाए, ठीक है। अब हमारी जो होती है थर्ड वन, जब तक सेम आते रहे जब तक तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जब कोई हट जाए उसके बाद दोबारा से एक बार लिख लेना, है ना। अब अगर मैं डी क्लोजर निकालती हूं, यानी कि डी से मैं ए पे बी पे और सी पे, भाई डी से ए पे बी पे सी पे, अगर मैं इग्नोर कर दूं डी टेंड्स टू ए वाले को, तो क्या सब कुछ अब भी निकाल पा रहे हैं? इग्नोर का मतलब ये इसका पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो डी से डी पे बी पे और सी पे, है ना, डी से ए पे ये नहीं है, बी पे सी पे, अब मेरे पास ए नहीं मिल पाएगा मुझे किसी भी तरह, मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मुझे मिलेगा ही नहीं, तो यानी कि ये होना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे मैं नहीं हटा सकती। अब दोबारा चाहे तो आप अलग अलग कर लो, पर मैं अलग अलग ही करती हूँ। दोबारा से डी क्लोजर निकालो, डी क्लोजर निकाला, डी से आप डी पे जा सकते हैं, ए पे जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं, सी पे जा, अगर मैं इग्नोर करूं डी टेंड्स टू बी को, क्या इसके बिना भी मेरी गाड़ी चल जाएगी? देखते हैं। डी प्लस को निकाला, डी से ए पे पहुंच गए, ए से सी पे पहुंच गए, और ए से मुझे बी मिल जाएगा, इसका होना जरूरी नहीं है, इसके बिना भी मैं उन सारे एट्रीब्यूट को गैदर कर सकती हूँ। अगर इसे हटा दूं ना, देखो डी से ए पे, डी से सी पे, ए मिल गया, बी मिल जाएगा, यानी कि मुझे न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज मिल गई। ए टेंड्स टू बी, सी टेंड्स टू बी, डी टेंड्स टू ए, डी टेंड्स टू सी, और ए सी टेंड्स टू डी, यानी कि यहां तक मैं अब मेरी न्यू बन गई, यानी कि एक रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब यानी कि ये तीन तो चेक हो चुकी थी, अब लास्ट थी, तो दोबारा इससे डी प्लस निकालो, डी क्लोजर निकालो, डी से किस पे जा सकते हैं, ए पे, सी पे, बी पे। अगर मैं इग्नोर कर दूं डी टेंड्स टू सी को, है ना, यानी कि ये पार्ट नहीं है, तो क्या मैं पहुंच सकती हूँ सारी चीजों पे, यानी कि डी से मैं डी पे पहुंच गई, ए पे पहुंच गई, ए से बी पे, पर मुझे सी नहीं मिलेगा, सी यहीं से मिलेगा, यानी कि इसका होना भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या बची लास्ट, यानी कि सबसे पहले हमने क्या करा, राइट हैंड साइड की फालतू एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हटा दिए, फिर हम यहां पहुंचे, ठीक है। अब यहां पे पहुंचने का क्या है, ए सी टेंड्स टू डी, अब ये लिखते हैं। और देखो एक चीज और जो मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो यहाँ कई बार क्या होता है, ये जो लिखने का तरीका होता है ये डिफरेंट हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है हार्ड सा, तो आप देखो ये ना
First step is to reduce the original set dependency to the equivalent set, same closure but with fewer dependency. This is done by removing redundant dependency, combining dependency that common attribute on the left hand side, है ना. ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा, फिर क्या करा है इन्होंने, पहले क्या करा है फर्स्ट स्टेप में एक्स्ट्रा रिमूव करा, फिर उन्होंने क्या करा, एलिमिनेट एक्सट्रेनियस डिपेंडेंसी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डिपेंडेंसीज, एक्सट्रेनियस डिपेंडेंसी रिमूव करी, फिर क्या करा, नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज को रिमूव करा, मतलब मिनिमाइज करा बाय रिमूविंग एंड डिपेंडेंसी दैट आर इम्प्लाइड ऑन अदर डिपेंडेंसी इनसाइड. मतलब वही है, कहने का मतलब है अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे तो आप मत लिखना, क्योंकि सिंपल सा तरीका आप लिखना. फर्स्टली वी नीड टू डिकम्पोज इट, क्योंकि ये लिखा हुआ है टेक्निकली बुक्स में, तो मैंने आपको वही लिखा कि भाई एट द एंड आपको डिपेंडेंसीज रिमूव करनी है एक्स्ट्रा. ठीक है, इसने क्या करा कि भैया पहले एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी रिमूव करो उसमें से, फिर उसे ज्वाइन करो, फिर रिमूव करो. ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो लिखने के लिए तो आप इसे लिख देना, मतलब देखो मार्क्स के लिए मैं बता रही हूँ, बट जो सॉल्व करना है वो आपको इसी तरीके से करना है. ठीक है, ये मेरा एक कंसर्न था. चाहे तो आप डायरेक्टली भी, मतलब जो आप लिख रहे हो वही लिख देना. ठीक है, अब हाँ जी, तो अब हमने इन सारों को चेक कर लिया. और आपको चेक कैसे करना है मिनिमल कवर पे, जो ये काम करके दे रहा हो वही यही करके अब क्या है, AC टेंड्स टू D. तो सबसे पहले AC का क्लोजर निकाला, A से C, C से D, C से B. अगर मैं इग्नोर कर दूं तो मेरा काम क्या अब भी हो जाएगा वही, AC, C से B, और मुझे D नहीं मिल पाएगा किसी भी तरह, यानी ये होना भी इम्पोर्टेंट है ना. इसके बिना काम नहीं होगा. तो मुझे इतना मिल गया, है ना. अब क्या करना है इसे, अब मुझे ये फाइनल मिल गई. यानी कि यहां तक पहुंचने के बाद ये कंफर्म हो चुका है कोई भी डिपेंडेंसी इसमें बेकार की नहीं है, और राइट हैंड साइड पे भी कुछ बेकार का नहीं है. पर जो बेकार का होने के चांसेस है वो ये वाले डबल वाले. हो सकता है A से ही वो काम हो रहा, हो सकता है C से ही वो काम हो रहा, दोनों की नीड ना हो. ये पॉसिबिलिटी अभी हमारी बची हुई है. आप देखो आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं, देखो बेटा वो तो वेरी करता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता क्वेश्चन, बट मेरा काम है हर स्टेप को कराना. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप करा, सेकंड स्टेप करा, हर एक डिपेंडेंसी को चेक करना. अब हम चेक करेंगे क्या, AC का क्लोजर निकालो. AC से क्या होता है, A C D A. आप कहेंगे मैम AC से D, D से A. अब D से C भी मिल रहा है, C तो पहले मिला है, C से B भी निकला है, पहले निकला हुआ है. अब उसके बाद आप क्या निकालोगे, A का क्लोजर. अकेले A से क्या क्या निकाल सकते हो आप, A से B पे जा सकते हो, यानी कि A अकेले तो सब कुछ नहीं निकाल पाएगा. क्या C अकेले निकाल सकता है, C से B, C भी अकेले नहीं निकाल पाया. दिस कंफर्म कि दिस इज नीडेड, दिस इज नीडेड. अब बस इनको कंबाइन कर दो, A टेंड्स टू B, C टेंड्स टू B, D टेंड्स टू AC, और AC टेंड्स टू D. यानी कि मुझे ये मिल गया, यानी कि इसमें जो एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा था वो B था, B रिमूव हो गया. अब आप कहेंगे देखो चेक करते हैं, D क्या निकाल सकता था, ABC. अब D से क्या निकल जाएगा, AC, और C से B. यानी कि ये वही काम कर रहा है जो ये काम कर रहा है. देखो अब आप, दिस इज मिनिमम कवर. कहेंगे मैम एक बार कंफर्म कैसे करें. अब देखो इसका क्लोजर निकालते हैं. A का क्लोजर क्या होगा, A से B, A से D. भाई A से B, A से, भाई A से B जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते. यहां से भी A से B जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते. C से B, यही दो काम कर सकते हैं. C से B, अकेले C से, ये AC है, यहाँ पे C से B, यहाँ पे D से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, A C D B.
डी से यहाँ कहा जा सकते हैं, ए बी सी सेम है, ए सी से डी तो सेम है। तो अगर क्लोजर सेम निकल रहे हैं, अब आप क्लोजर कैसे निकालते थे, देखो क्लोजर मैंने सिखाया था, ए से बी, बी कहीं अवेलेबल है नहीं, सी से बी कहीं अवेलेबल है, यानी कि आप आपके पास ऐसे समझोगे, एग्जाम्पल और सिखाती हूँ। तो ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका मिनिमम कवर आ गया, ए टेंड्स टू बी, आपका सी टेंड्स टू बी, और ये आपका मिनिमल कवर आ चुका है। अब जो आपको एक चीज सिखाती हूँ, देखो अगर आपको दे रखा है, देखो, और आपसे बोला जाए ए का क्लोजर निकालो, ए का क्लोजर का मतलब है ए से आप कहाँ कहाँ पहुंच सकते हो, ए से ए पे पहुंच जाओगे, ए से बी पे पहुंच जाओगे। अब ए के पास ए बी दोनों है, तो आप बी का यूज करके सी डी पे पहुंच सकते हो। अब ए का पास ए बी सी डी दोनों है, ए से डायरेक्टली तो नहीं पहुंच सकते, पर डी की मदद से आप ई पर भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि आप कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस किस पे एक एट्रीब्यूट के थ्रू पहुंच सकते हैं, उसे ही बोलते हैं क्लोजर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया, चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका अगला ये दे रखा है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, मिनिमल कवर निकालना है कि ये भाई क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, अब इसे तोड़ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले वीट चेंज कर लेती हूँ। देखो इसमें हार्ड कुछ नहीं है, इनमें इन क्वेश्चंस में देखा जाए तो ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, आसानी से निकल जाएंगे क्वेश्चन आप करोगे तो। v टेंड्स टू w, v w टेंड्स टू x, y टेंड्स टू b, y टेंड्स टू, एक मिनट मैंने ये क्वेश्चन तो नहीं कराया ना, नहीं, इसमें शायद आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि हाँ ये वाला वो क्वेश्चन है कि इसके बिना भी काम चल जाएगा, ये क्वेश्चन में यहां से हट जाएगा, जो मैं आपको बताना चाहती ना तीसरी वाली चीज वो इसमें आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। वी एक्स, तो सबसे पहले अच्छा इसे तोड़ देती हूँ, सॉरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन कर दिया, अब आप चेक करेंगे एक एक को, v प्लस वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू से x मिल गया, v से w, वी डब्ल्यू से x, y तो नहीं मिल सकता, जब y नहीं मिलेगा तो z भी नहीं मिलेगा, ये ले सकते हैं। अगर मैं v टेंड्स टू w यूज करती हूँ तो v से w, वी डब्ल्यू मिलते ही x, लेकिन अगर मैं इग्नोर कर देती हूँ v टेंड्स टू w को, तो क्या मिलेगा, v प्लस, सिर्फ मैं v पे ही पहुंच पाऊंगी, अगर मैं इसे इग्नोर करती हूँ तो मैं कहीं नहीं हो सकती, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी, यानी कि इसे हटाकर मैं ये तीनों एट्रीब्यूट क्या पा सकती हूँ, अगर मैं v प्लस करती हूँ तो v से सिर्फ मुझे v मिलेगा, यानी कि दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अगला, यानी कि ये अब w प्लस, इसमें v w x, वी डब्ल्यू एक्स, अब y वी डब्ल्यू एक्स, y और z तो मिलेगा नहीं, है ना। अब क्या इसके बिना भी अगर मैं इग्नोर करूं तो क्या मुझे मिल सकता है, भाई वी डब्ल्यू, अगर मैं इसे हटा रही हूं तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो यानी कि इससे हमें पता चलता है कि दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। ये वाला आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि देखो इसको हटाते ही मुझे सिर्फ वी डब्ल्यू मिल रहा है, एक्स नहीं मिल रहा। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, वाई का क्लोजर, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। अब अगला y का क्लोजर, y का क्लोजर क्या होता है, y v x z, है ना।
v से मुझे w मिल गया, यानी कि v से y से w x z, v से w, यानी कि मुझे v पांचों के पांचों मिल गए, v w x y z। अब अगर मैं इग्नोर करती हूं y टेंड्स टू v को, अगर मैं इसे हटा देती हूं, क्या मैं स्टिल वही काम कर पा रही हूं? इसे हटाया तो y क्लोजर क्या निकलेगा भाई? y से x पे, x से z पे, x से y से x पे, y से z पे। अब मुझे ना xz ना v मिल पा रहा, ना ही w मिल पा रहा, तो यानी कि ये इक्वेशन होना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। अब मैं इसको चेक करती हूँ, तो दोबारा से y क्लोजर, वैसे तो आप एक बार से ही लिख सकते हो बट कंफ्यूज ना हो, दोबारा से निकला y v x z w। ये कैसा आया? y से v, y से x, y से z, v मिल गया v से w। ये आपको पता है ना? देखो सॉरी, देखो y से v, v से x, v से z। अब मेरे पास v अवेलेबल है, इसलिए मैं v से w पे जा सकती हूँ, है ना? अब मैं इसे इग्नोर कर दूं तो क्या मेरा काम अब भी हो जाएगा? अगर मैं इसे हटा दूं तो मैं y प्लस से, y से v मिल गया w, v मिल गया x, और यहां से z। इसको हटाने के बाद भी देखो, इसे हटा दिया, देखो y से v मिल गया, v से w मिल गया, v से x मिल गया, y से z मिल गया, तो यानी कि इसके बिना भी मेरा काम हो रहा है। तो यानी कि अब मेरी न्यू इक्वेशन बन गई v टेंड्स टू w, v टेंड्स टू x, y टेंड्स टू v, और y टेंड्स टू z। तो ये आपकी इक्वेशंस आ गई, है ना? अब मैंने कौन सी नहीं चेक करी? ये वाली। तो दोबारा से y क्लोजर निकालो, ये मेरी न्यू इक्वेशंस बन गई। जब तक सेम आता रहे तब तक तो इक्वेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट जब भी एक हट जाए तो दोबारा से लिख देना, क्योंकि कई बार आप गलती से उसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने दोबारा से y क्लोजर निकाला, y क्लोजर क्या आएगा? y से v से y से z, v से w, और v है तो इससे मुझे x मिल जाएगा। यानी कि देखो y से v, y से z, v से w, क्योंकि मेरे पास, आप ये समझो y से v मिल गया v से w होते ही x मिल जाएगा। तो अब मैं किसको इग्नोर करूं? अगर y से z को अगर मैं इग्नोर करती हूं तो मेरा क्या काम हो जाता है? y प्लस y से y से v से w से x, भाई y से v से w से x, बट मुझे z नहीं मिलेगा, तो यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस स्टेप के बाद मेरे राइट हैंड साइड पे कोई फालतू की डिपेंडेंसी नहीं थी, ना ही लेफ्ट हैंड साइड, ना ही आपकी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स्ट्रा है। यानी कि फर्स्ट स्टेप से आपने राइट हैंड साइड पे हटा दी थी, सेकंड स्टेप से ये पता है कि सारी ये जो चारों डिपेंडेंसीज हैं इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, चारों की चारों नीडेड है, ये कंफर्म हो जाता है। अब जो आपका अगला स्टेप है वो ये देखना है, यानी कि इस स्टेप के बाद आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी ये मिल गई, v टेंड्स टू w, v टेंड्स टू x, y टेंड्स टू v, और y टेंड्स टू z। इतना करते ही ये कंफर्म हो जाता है कि भैया मेरी इन चारों में से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं हटेगी, ना ही राइट हैंड साइड पे दिक्कत है, बस दिक्कत क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे। अब मैं इसे चेक करती हूँ, एक सेकेंड, मैं चेक करती हूँ क्या v क्लोजर क्या निकालता है? v से v पे जा सकते हैं, w पे जा सकते हैं, v कंबाइन करते ही x पे जा सकते हैं। अब कहीं और जा सकते हैं क्या? और कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, अगर मैं खाली v का यूज करूं तो क्या मैं सब कुछ पा सकती हूँ? v से w नहीं पा सकती। अगर मैं सिर्फ, मतलब मैं ये चेक कर रही हूं क्या मैं खाली y से v से w और उससे अकेले सब कुछ पा सकती हूँ? भाई देखो v से w है ना,
v प्लस वी से w, और वी डब्ल्यू मिलते ही मुझे क्या मिल गया, x मिल गया। देखो अगर मैं खाली v का यूज करती हूँ, v से w, वी डब्ल्यू से x मिल गया, है ना। अगर मैं ये लिखती हूँ तो मुझे, अब ऐसे समझो यहाँ पे अगर मैं खाली v का यूज कर रही हूँ तो v से w, वी डब्ल्यू से x मिल गया, और अगर मैं सिर्फ w का यूज कर रही हूँ तो क्या मुझे मिल सकता है, W से सिर्फ मैं W पे ही जाऊंगी, यानी कि V से अकेले भी काम हो रहा है। देखो अगर सिर्फ मैं V का क्लोजर निकाले तो V से W, और मुझे VW मिलते ही X मिल गया, यानी कि मैं इस इक्वेशन को V टेंड्स टू W, है ना, V टेंड्स टू X, Y टेंड्स टू V एंड Y टेंड्स टू Z, ये लिख सकती हूँ, है ना। यानी कि आपका ये आ गया। अब आप कहेंगे मैम अच्छा, अब देखो आप जो है जो काम इससे कर पा रहे थे वही काम आप इससे भी कर पाएंगे। अब यहां से W हट गया क्योंकि W की कोई नीड नहीं थी। ऐसे समझो आप V प्लस से भी देखो, अगर आप V प्लस से भी देखो तो आप डायरेक्टली वो काम कर सकते थे, यानी कि V टेंड्स टू WX और Y टेंड्स टू WVZ। अब आप कहेंगे यहाँ तो W है, VW है ना, अगर आप VW का भी क्लोजर निकालोगे ना, यहाँ से देखो मैं कह रही हूँ आप VW का क्लोजर निकालना चाहते हो तो VWX यही तो निकलेगा, और यहाँ पर भी यही निकलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हटने से। अगर आप कहेंगे कि मैम हाँ तो W कुछ रहा ही नहीं, हाँ ऑफकोर्स रहा नहीं, लेकिन अगर आप VW का क्लोजर निकालने बैठेंगे ना तो इसका क्लोजर यहाँ से क्या निकलेगा, VWX, इसके अलावा कुछ नहीं निकल सकता, वो ही यहाँ से निकलेगा। तो अगर कोई एंटिटी या कह सकते हैं कोई एट्रीब्यूट आप हटा भी रहे हो उसके बाद भी वो सेम ही काम करेंगे, यानी कि ये जो तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलके काम कर रही है ना वही वो दो कर रही हैं। आप इससे जितने भी क्लोजर निकालेंगे और वो जो भी वैल्यूज आएंगी वो बिल्कुल इसके ही सिमिलर आएंगी, तो ये आपका मिनिमम कवर है। ठीक है, अब अगला, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने बेसिकली जो कंसंट्रेट किया वो जो है राइट हैंड साइड पे ज्यादा पे कंसंट्रेट किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको मैं एक तो की समझाऊंगी और साथ में आपको ये बताऊंगी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं तब कैसे क्वेश्चन होता है। मतलब पहले मैं आपको थोड़ा सा की समझाऊंगी एंड देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अच्छा चलो पहले ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले डिकम्पोजिशन करते हैं। A tends to B, A tends to, एक सेकेंड ये कई बार है ना, ये लिख दिया आपने A टेंड्स टू B, A टेंड्स टू C, B टेंड्स टू C। ठीक है, अब आपने राइट हैंड साइड पे सारी डिकम्पोजिशन कर दी। अब यहाँ पे चेक करो, A का क्लोजर निकालो। A का क्लोजर A से B पे और C पे, तीन ही एट्रीब्यूट है, A से B, A से C, B से C मिल गया। अब आपको चेक करना कहा था, अरे तीन एट्रीब्यूट थे तीनों मिल गए, बात खत्म। अब मैं अगर इग्नोर करूं A टेंड्स टू B को, अगर मैं इग्नोर कर देती हूँ तो मेरा क्या काम हो रहा है, A क्लोजर भाई ये नहीं है तो A से A पे तो पहुंच ही सकती हूँ, A से C पे, पर B नहीं मिल पाएगा, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसका होना इम्पॉर्टेंट है। फिर अब मैं दोबारा से क्लोजर निकाल लूँ, A क्लोजर, वैसे तो एक बार निकल जाता है कोई दिक्कत, पर बार बार निकालो ताकि गलती ना हो। A क्लोजर क्या आएगा, A से B पर, A से C पर। अगर मैं इग्नोर करती हूँ A से C को, अगर मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा भाई, A क्लोजर निकालूंगी तो A से B मिल जाएगा और B से C मिल जाएगा, यानी कि इसका होना जरूरी नहीं है।
इसके बिना भी मेरा काम चल रहा है। अगर मैं इसे हटाती हूँ तो ए से बी, बी से सी, तीनों एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। और आपको देखना कहाँ तक चेक करना, 3 एट्रीब्यूट है, तीनों ही मिल रहे हैं, तो यानी कि इसको आप हटा सकते हो। इसको हटाते ही आपको क्या मिल गया, ए टेंड्स टू बी, बी टेंड्स टू सी, ए टेंड्स टू बी। आपको दिख रहा होगा एक और हटेगा, ये दोनों सेम है, हटेगा, लेकिन अभी नहीं, हम लाइन वाइज चलाते हैं। तो बी टेंड्स टू, ए टेंड्स टू बी हो गया। अब आप चेक करोगे फिर से बी का क्लोजर निकालोगे। इसके लिए बी का क्लोजर क्या होता है, बी से बी पे जा सकते हैं, बी से सी पे जा सकते हैं, कहीं और नहीं जा सकते, है ना। लेकिन अगर मैं इसे हटा दूं, इग्नोर बी टेंड्स टू सी, तो मैं बी से क्या निकाल पाऊंगी, सिर्फ बी निकाल पाऊंगी। तो इसके बिना तो मेरी गाड़ी नहीं चलेगी, तो मैं इसे हटा नहीं सकती, दैट इज मैंडेटरी। अब अगर ये है, ये तो खैर आपको दिख रहा है 2 बार है, बट फिर भी अगर मैं ए का क्लोजर निकालूं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए का क्लोजर निकालो तो ए से बी, बी से सी। लेकिन अगर मैं थर्ड वाली इक्वेशन जो है ए टेंड्स टू बी, इसे इग्नोर भी कर दूं, क्योंकि देखो ये तो आपको दिख रहा है कि सिमिलर है, सिमिलर है, वैसे भी हटेगी, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैं क्या करूंगी, तब भी अगर मैं इसे रिमूव भी कर देती हूँ, तब भी मैं ए से बी, बी से सी, तीनों को निकाल सकती हूँ। तो यानी कि अब मेरी इक्वेशन बन के आ जाएंगी 3, ए टेंड्स टू बी, बी टेंड्स टू सी, और ए बी टेंड्स टू। ये तो कंफर्म है कि ये तीनों आनी है। अब ये देखो इसका होना जरूरी है या नहीं। अगर मैं लिखती हूँ ए बी का क्लोजर, ए बी सी, है ना। अब मैं इसे इग्नोर कर देती हूँ, ये नहीं है। और इसके बिना अगर मैं ए बी का क्लोजर निकालती हूँ तो क्या निकलेगा भाई, ए बी तो ऑलरेडी है ही, ए बी का क्लोजर मतलब ए अवेलेबल है मेरे पास, बी अवेलेबल है, और बी से मुझे सी मिल जाएगा, यानी कि इसका भी होना जरूरी नहीं है। इसके बिना भी मेरा काम चल रहा है। तो इसको मैं हटा दूंगी तो मेरे पास क्या मिलेगा, ए टेंड्स टू बी और बी टेंड्स टू सी। तो दिस इज माय मिनिमम कवर। और अगर आप ट्रांजिटिविटी का यूज करेंगे तो आपको पता है ए टेंड्स टू सी होता है ना। ये तो मिनिमम कवर की बात हो गई, है ना। तो ये हो गया आपका, अच्छा मिनिमम कवर कह लो, कैनोनिकल कवर कह लो, आपको बस आपको जो स्टेप्स मेन है जो मैं आपको बताना है, पहले राइट हैंड साइड पे डिकम्पोजिशन करो, फिर चेक करो ईच, check each functional dependency is important, or not on the basis of closure. Then check, क्या चेक करो, चेक करो लेफ्ट हैंड साइड, ये है करने के लिए बस यही दोनों चीजें हैं जो आपको लिखनी है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है आपका। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक और, प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। देखो ये मेरी प्राइमरी की है, ठीक है, पी के मतलब प्राइमरी की, ये दोनों फॉरेन की। अब ये नहीं पता कैसे बनी है, ये जस्ट एन एग्जांपल सो आपको पता चले। मेरी प्राइमरी की है SSN और P नंबर, इन दोनों एट्रीब्यूट से मिलके मेरी प्राइमरी की बनी है। अब जो प्राइमरी की के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि कौन कौन से एट्रीब्यूट से मिलके बनी है, SSN और P नंबर, इनको हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की का पार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। अब ये टेबल है, अगर मैं इस टेबल की बात करूं जिसका नाम है
वर्क ऑन। इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं? इसके अंदर है SSN, P नंबर, और क्या है आर्स। ये 3 एट्रीब्यूट हैं जिसमें से कि मैं बोलती हूँ दो एट्रीब्यूट से मिलके मेरी प्राइमरी की बनी। तो जो प्राइमरी की का पार्ट होता है ना प्राइम एट्रीब्यूट। अब इनमें से बचे हुए एट्रीब्यूट कौन से हैं? आर, मतलब इस टेबल में एट्रीब्यूट 3 थे, 3 में से 2 तो प्राइमरी की का पार्ट है, जो प्राइमरी की का पार्ट है उन्हें हमने प्राइम एट्रीब्यूट है, जो बच गए यानी कि आर, इनको बोलते हैं नॉन प्राइम attribute. An attribute of a relation R is a prime attribute of R if it is a member of some candidate key. देखो अब इस लाइन का मतलब समझना, एक यहाँ पे इस टेबल में तो एक ही प्राइमरी की थी, है ना। अब बहुत सारे कैंडिडेट की क्या होती हैं? कैंडिडेट की वो कीज होती हैं जो कि उनमें से डेटाबेस डिजाइनर कोई भी क्या निकाल दे, मतलब डेटाबेस डिजाइनर पे ऑप्शन होता है कि भाई ये सपोज AB और CD ये 2 कैंडिडेट की हैं जिनका अगर आप यूज करोगे तो आपके जितने भी टपल्स हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे। अब इन दोनों में से ही तो कोई एक प्राइमरी की बनेगी, बट जितने भी अब इसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी की थी तो मैंने इस बेसिस पे समझाया। अब एक टेबल है, उस टेबल में कैंडिडेट अभी हम निकालनी सीखोगे। अगला पॉइंट है कि मेरे पास एक टेबल दे रखी है, देखो इसमें दे रखा है ABCDEFG, ठीक है। इस टेबल में ये 2 क्या है? कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की क्या मतलब होता है? ये 2 एट्रीब्यूट्स, ये 2 या ये 2 ऐसी कीज हैं जिनका यूज करके आप पूरे टेबल में हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। दिस इज कैंडिडेट की 1, दिस इज कैंडिडेट की 2। अब ये तो डेटाबेस डिजाइनर पे है, इन दोनों में से वो किसको क्या बनाता है? प्राइमरी की बनाता है, ठीक है। तो भाई जो प्राइमरी की का पार्ट है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, जो नहीं है वो नहीं है। तो इसलिए जर्नल टर्म में बोला गया है उनको हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं, जो किसी ना किसी कैंडिडेट की का पार्ट होता है। क्योंकि एक टेबल के अंदर जरूरी नहीं है एक ही कैंडिडेट की हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो भाई AB और CD ये मेरे क्या हो गए? 2 कैंडिडेट कीज हैं, तो ये भी प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी प्राइम एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। और बचे हुए क्या हैं? ABCDEFG, FG क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से, ठीक है। तो अब कई बार ऐसा होता है एक ही कैंडिडेट की है, एक ही प्राइमरी की है, तो वहां पे कोई दिक्कत होती ही नहीं। एन एट्रीब्यूट इज नॉन प्राइम इफ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट, दैट इट इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी कैंडिडेट की। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ही प्राइमरी की है और एक ही कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की क्या होती हैं? सारी कीज होती हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, वो डेटाबेस डिजाइनर पे होता है कि उनमें से कोई एक की को उठा के ही तो वो प्राइमरी की बनाएगा, सबको तो नहीं बना सकता। तो जब आप आगे अगले लेक्चर में आप कैंडिडेट की निकालना सीखोगे तो जो कीज जो हैं, जो एट्रीब्यूट किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट होती हैं उन्हें हम प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जो नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे एक ही प्राइमरी की है और एक ही कैंडिडेट की है, तो इसमें SSNP नंबर प्राइम एट्रीब्यूट है, R क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। बट जैसे कि मैंने यहाँ समझाया कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? ABCDE। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? F और G, ठीक है। नॉन प्राइम F और G, तो ये आपके नॉन प्राइम हो गए। और ये आपका A, B, C, D, E ये आपके हो गए प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए। अब इसके देखो क्वेश्चन देख लो, आपको कैनोनिकल कवर या मिनिमम कवर निकालना है, ये इसका करना है। आपका क्वेश्चन मैंने इस तरह का करा रखा है, या आपको कैनोनिकल कवर या मिनिमम कवर निकालना है, AB टेंड्स टू C, C टेंड्स टू A। इस तरह का क्वेश्चन एक मैं आपको कराऊंगी जिसमें कि साइड के ये ज्यादा दे रखे हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी।
बट मैंने एक तरह का टॉपिक आपको कवर किया, या आपको प्रोसीजर बताना है कैनोनिकल कवर कैसे निकालते हैं विद एन एग्जाम्पल। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं 22, 23, 20, 22, 22, 21 में, 21, 22, सॉरी ये गलत लिखा गया होगा, है ना। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये कई बार ऐसा होता है कि जैसे कई बार अलग अलग पेपर होते हैं ना, कई बार जैसे बैक का पेपर होता है तो उसमें भी आते हैं ना। तो बैक के पेपर में जैसे कोड चेंज होता है, तो कई बार कोड में सिलेबस सेम था तो ये दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं, चेंज नहीं होता। डीबीएमएस बहुत पुराना सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। थैंक यू। कल हम कैंडिडेट कीज के बारे में सीखेंगे और एक ये वाला क्वेश्चन है वो निकालेंगे, ताकि आपको पता चले कि अब एक्चुअली में कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है और कोई चीज कैसे होती है, ठीक है। थैंक यू।